वैसे तो किसी वॉर के दौरान इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि किस कंट्री का क्या फायदा हुआ और किस कंट्री का क्या घाटा हुआ, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है। मेरा नाम है तुषार तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस यूक्रेन और रशिया के वॉर में इंडिया को क्या क्या फायदे हुए हैं और क्या क्या फायदे होंगे। इस वीडियो में मैं 4 एस्पेक्ट्स को डिटेल में बताऊंगा कि किस किस फील्ड में, किस किस डोमेन में इंडिया को क्या क्या फायदा हुआ है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं: इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, बूस्ट इन इंडियन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इंटरनेशनली एंड बूस्ट इन स्टील एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो फर्स्ट टॉपिक है, इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप, ये मैं एंड में कवर करूंगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया की। देखो, रशिया और यूक्रेन, अगर इन दोनों कंट्रीज के हम वीट एक्सपोर्ट को देखें तो दोनों कंट्रीज मिलके ऑलमोस्ट 30% तक का वीट एक्सपोर्ट करती हैं पूरे वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज अगर दूसरे कंट्रीज को वीट एक्सपोर्ट करती हैं तो उसमें से 30% स्टेक तो बस इन्हीं दो कंट्रीज ने मिलकर ले रखा है। और यूएसए ने रशिया पर सैंक्शन लगा रखा है, मतलब अब कोई कंट्री रशिया से तो वीट खरीदेगी नहीं। और क्योंकि रशिया यूक्रेन में इन्वेड कर रहा है तो जब तक ये वॉर चलेगा तब तक यूक्रेन भी किसी कंट्री को वीट एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा। और कुछ कह नहीं सकते कि यूक्रेन वॉर के बाद वीट एक्सपोर्ट करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से रशिया यूक्रेन के लैंड को कैप्चर कर रहा है, यूक्रेन की धरती को कैप्चर कर रहा है, उसको देख के हो सकता है कि आने वाले समय में यूक्रेन अस्तित्व में रहे ही ना, यूक्रेन वर्ल्ड मैप में रहे ही ना। और अगर मान के चले कि रशिया ने यूक्रेन को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया तो भी वीट एक्सपोर्ट यूक्रेन से भी बंद हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन तो फिर रहेगा ही नहीं अस्तित्व में, वो तो रशिया का पार्ट बन जाएगा। तो वीट की शॉर्टेज होने लगेगी वर्ल्ड में, और इस वीट की शॉर्टेज को पूरा कर सकता है इंडिया। और अभी से ही बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज हो चुकी हैं जिनके अकॉर्डिंग इंडिया इस साल 7 से लेकर 9 मिलियन टन का वीट एक्सपोर्ट करेगा। लेट मी टेल यू कि कितनी कंट्रीज हैं जो इंडिया से वीट खरीदती हैं। देखो, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन ऑलमोस्ट 24 से 30 कंट्रीज हैं जो इंडिया से वीट इंपोर्ट करवाती हैं अपने कंट्रीज में, मतलब इंडिया से वीट खरीदती हैं। जिनमें से टॉप 10 कंट्रीज ये हैं: बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, श्रीलंका, येमेन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान, मलेशिया। ये वो कंट्रीज है जो इंडिया से बहुत ज्यादा वीट इंपोर्ट करवाती हैं अपने देश में, मतलब इंडिया से वीट बहुत ज्यादा खरीदती हैं। बेसिकली देखा जाए तो इस लिस्ट में इंडिया के सारे पड़ोसी देश इंक्लूड हैं। भूटान का नाम आपको इस लिस्ट में दिखा नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भूटान हमसे वीट खरीदता नहीं है। भूटान की पॉपुलेशन कम है, इस वजह से वो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन भूटान भी इंडिया से वीट इंपोर्ट करवाता है। इस लिस्ट में आपको ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश दिख रहे होंगे, बस पाकिस्तान को छोड़कर। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गेहूं की खेती होती है, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी गेहूं की कमी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट वीट को इंपोर्ट करवाती है दूसरे कंट्रीज से, लेकिन पाकिस्तान दूसरे कंट्री से तो गेहूं खरीदता है बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी देकर, लेकिन इतने पास में उसके इंडिया से गेहूं नहीं खरीदता। इसका रीजन मैं ऑलरेडी अपने कुछ पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। पाकिस्तान का ये कहना है कि जब तक आर्टिकल 370 कश्मीर में वापस लागू नहीं होगा तब तक हम इंडिया से कोई भी ट्रेड, किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं करेंगे। और पाकिस्तान थोड़ा रिलीजियस इंटॉलरेंट भी है, कोई नहीं, मत करो ट्रेड, जाओ कर्ज में। अब बात करते हैं बूस्ट इन इंडियन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इंटरनेशनली। देखो, इस रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूरोपियन कंट्रीज ने और यूएसए ने बहुत ही हैवी सैंक्शंस लगा दी हैं रशिया के ऊपर, और इस टाइम रशिया कंट्रीज विथ मोस्ट सैंक्शंस की लिस्ट पर नंबर 1 पर है। तो जब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज सैंक्शंस लगा रही थी रशिया के ऊपर, तो उन सैंक्शंस का रशिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लग रखे थे। तो फिर इन वेस्टर्न कंट्रीज ने स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर, और एक्चुअल में इस स्विफ्ट सैंक्शन का डर रशिया को भी था। देखो, स्विफ्ट एक फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है, ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मनी ट्रांसफर करता है। मतलब रशिया का कोई बिजनेसमैन जो इंटरनेशनली अपने बिजनेस को करता है, उसके क्लाइंट किसी दूसरे कंट्री से उसको मनी ट्रांसफर करते हैं, तो बिना स्विफ्ट के किसी दूसरे कंट्री के क्लाइंट उसको मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब किसी एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में मनी ट्रांसफर के लिए स्विफ्ट की जरूरत होती है, और इस स्विफ्ट सैंक्शन की वजह से रशियन इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से गिरेगी। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम एक यूएस डॉलर 140 रूबल के इक्वल है। हो सकता है फ्यूचर में इससे भी ज्यादा रशियन रूबल गिरे। चांसेस ये भी हैं कि रशियन रूबल की वैल्यू पाकिस्तान की रुपी से भी कम हो जाए। रशियन इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज होने वाली है। अब आपको भी पता है कि इंडिया और रशिया के बीच बहुत से ट्रेड होते हैं, जिनमें से मेजर ट्रेड होता है डिफेंस इक्विपमेंट का। तो अगर इंडिया को कभी रशिया को मनी पे करना हो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, तो वो कैसे करेगा? क्या स्विफ्ट का कोई अल्टरनेटिव है? तो बिल्कुल, स्विफ्ट का अल्टरनेटिव है यूपीआई, जो इंडियन कंपनीज के द्वारा बनाया गया है। यूपीआई जिसका यूज आप लोग फोन पे और पेटीएम में मनी ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, यही यूपीआई इंटरनेशनली भी यूज किया जा सकता है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको इनिशिएट किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा।
एनपीसीआई ने इसको आरबीआई और आईबीए के साथ मिलकर इनिशिएट किया था। और यूपीआई एक एडवांस वर्जन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस का, और यूपीआई अब इंटरनेशनली भी यूज होने लगा है। पिछले मंथ ही नेपाल ने यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया था एज अ पेमेंट सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग मनी। और पिछले साल सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पे नाउ और यूपीआई को लिंक करने का सोचा था। पे नाउ सिंगापुर बेस्ड एक मनी ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे इंडिया में हम यूपीआई को यूज करते हैं, वैसे ही सिंगापुर के लोग पे नाउ को यूज करते हैं। और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे नाउ और यूपीआई को लिंक करने का 2022 में सोचा था। मतलब कि उन्होंने घोषणा तो कर दी थी एक साल पहले कि हम पे नाउ और यूपीआई को लिंक कर रहे हैं, लेकिन वो करने वाले थे एक साल बाद, यानी इसी साल 2022 में। तो हो सकता है कि आप कुछ मंथ बाद या फिर कुछ टाइम बाद सुने कि पे नाउ और यूपीआई लिंक हो गया है। और इन दोनों कंट्रीज के बीच मनी ट्रांसफर पे नाउ और यूपीआई के थ्रू हो रहा है। दोनों कंट्रीज का ये कहना है कि पे नाउ और यूपीआई के लिंक होने से फास्ट एंड इमीडिएट मनी ट्रांसफर होगा और कम कॉस्ट में फंड ट्रांसफर होगा दोनों कंट्रीज के बीच। सो अब बात करते हैं बूस्ट इन स्टील एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर। देखो, वर्ल्ड में स्टील एक्सपोर्ट के मामले में रशिया नंबर 2 पे है और यूक्रेन नंबर 8 पे। और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद आप भविष्य में रशिया की रैंक में गिरावट ही देखेंगे, और यूक्रेन का भी क्या ही कहना। और हमारा देश भारत स्टील एक्सपोर्ट के मामले में 7th रैंक पर आता है। ये 2018 की रिपोर्ट है, हो सकता है अभी का समीकरण कुछ अलग हो। तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया का स्टील एक्सपोर्ट बढ़ने ही वाला है। ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम में टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू और जिंदल स्टील, इन सब कंट्री की स्टील एक्सपोर्ट में कुछ इंक्रीमेंट हुई है। देखो, पिछले कुछ सालों से इंडिया और रशिया का रिलेशन खराब होते जा रहा था, और इंडिया रशिया रिलेशन के खराब होने के बहुत सारे रीजंस हैं। इंडिया और रशिया का रिलेशन 2001 से ही खराब होने लगा था, क्योंकि 2001 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली थी रशिया ने चाइना के साथ। अभी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप क्या है, इसको डिटेल में जानते हैं। 1971 का वॉर तो आप सबको पता ही होगा। इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया था, आजाद करवाया था। पार्टीशन के टाइम इंडिया और पाकिस्तान कुछ ऐसे बटे थे, इंडिया यहाँ सेंटर में और ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, इसी को बांग्लादेश बनाने में इंडिया ने हेल्प करी थी यहाँ के लोगों की, आज के जो बांग्लादेश है उनके लोगों की, और मुक्ति वाहिनी की। देखो, मुक्ति वाहिनी किसी पर्सन का नाम नहीं है। बंगाली में मुक्ति वाहिनी का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर्स। नाम से ही पता चल रहा होगा, मुक्ति मतलब फ्रीडम। तो मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की आर्मी थी। वैसे तो बांग्लादेश उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, तो बांग्लादेश में उस टाइम पाकिस्तान की आर्मी भी रहती थी, पर बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से बहुत परेशान थे और वो इंडिपेंडेंस चाहते थे पाकिस्तान से। इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोगों ने अपनी आर्मी खड़ी करी और उस आर्मी का नाम रखा मुक्ति वाहिनी। और इसमें उन लोगों ने बांग्लादेश के आम आदमी और आर्मी से कुछ रिटायर्ड बांग्लादेशी लोगों को भरा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। और उस टाइम ना इंडिया और यूएसए फ्रेंडली कंट्रीज नहीं थी। यूएसए हमेशा इंडिया के खिलाफ रहता था और पाकिस्तान के साथ रहता था। तो जब ये मुक्ति वाहिनी आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रही थी, तो मुक्ति वाहिनी ग्रुप के कुछ जाने माने लोगों ने इंडिया से हेल्प मांगी पाकिस्तान से आजाद होने के लिए। तो इंडिया हेल्प करने लगा बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान से। तो जब ये बात यूएसए को पता चला कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है बांग्लादेश में, तो यूएसए ने अपनी 7th फ्लीट यानी 7वां बेड़ा इंडिया पर अटैक करने के लिए भेज दिया। और उस टाइम सोवियत यूनियन टूटा नहीं था। रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ये सब सोवियत यूनियन का पार्ट थे उस टाइम। तो जैसे इस टाइम रशिया और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, वैसे ही उस टाइम सोवियत यूनियन और इंडिया के रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग थे। तो उस टाइम इंडिया ने इसी सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जिस ट्रीटी में टोटल 12 आर्टिकल थे। और इसी ट्रीटी के 9th आर्टिकल में लिखा था कि अगर इंडिया या सोवियत यूनियन किसी भी देश को कोई दूसरी कंट्री वॉर के थ्रेट्स देती है या एक्चुअल वॉर स्टार्ट कर देती है, तो उस केस में इंडिया और सोवियत यूनियन दोनों कंट्रीज इमीडिएटली म्यूचुअल कंसल्टेशन स्टार्ट कर देंगी। म्यूचुअल कंसल्टेशन मतलब कि बातचीत स्टार्ट कर देंगे और उस थ्रेट को रिमूव करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेंगे। इस ट्रीटी में कहीं नहीं लिखा कि अगर इंडिया पर अटैक हुआ तो सोवियत यूनियन भी लड़ने आ जाएगा, या फिर सोवियत यूनियन पर अटैक हुआ तो इंडिया लड़ने चला जाएगा। इसमें बस इतना लिखा है कि म्यूचुअल कंसल्टेशन मतलब दोनों कंट्रीज बातचीत करेंगी कि उस थ्रेट को, मतलब जो कंट्री अटैक कर रही है उस कंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उस थ्रेट को रिमूव किया जाए। और उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। मे भी इंदिरा गांधी ने बोला होगा सोवियत यूनियन से कि यूएसए तो तुम्हारा परम शत्रु है, इसके खिलाफ तो जंग छेड़ दो। तो सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीन इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिए। तो यूएसए और यूके इंडिया पर अटैक नहीं कर पाए। अगर ये इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ना होती तो आज बांग्लादेश ना होता। फिर ये ट्रीटी खत्म हो गई थी 1991 में, जब यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन टूट गया था। पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया ने ये ट्रीटी इंडिया के साथ दोबारा साइन किया। लेकिन इस बार इस ट्रीटी में आर्टिकल 9 का जिक्र नहीं था, मतलब इस बार आर्टिकल 9 को हटा दिया गया था इस ट्रीटी से।
आपको जान के हैरानी होगी कि यही सेम ट्रीटी रशिया ने चाइना के साथ भी साइन किया था 2001 में, और चाइना के साथ जो ट्रीटी रशिया ने साइन करी थी उस ट्रीटी में आर्टिकल 9 भी था। तो इस ट्रीटी के बाद इंडिया थोड़ा शॉक्ड था कि रशिया हमारा मित्र मुल्क हमारे ही दुश्मन के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर रहा है। और उसके बाद रशिया चाइना की तरफ अलाइन होने लगा और इंडिया यूएसए की तरफ अलाइन होने लगा। और इंडिया ने यूएसए से डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीदना स्टार्ट कर दिए, जैसे हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स। और एक रिपोर्ट के तहत 2008 से 2021 तक इंडिया यूएसए से 18 बिलियन डॉलर तक के डिफेंस इक्विपमेंट खरीद चुका है। तो ऑब्वियस बात है कि रशिया भी तो सोचेगा कि जो देश हमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा था वो इतने ह्यूज अमाउंट में हमारे दुश्मन यानी यूएसए से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने लगा है। ये सब तो वो रीजंस थे जिनकी वजह से इंडिया और रशिया का रिलेशन थोड़ा खराब होने लगा था। लेकिन एक सच्चा दोस्त वही होता है जो तब भी तुम्हारे साथ हो जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान। जब यूएनएससी में वोटिंग हो रही थी तो इंडिया के ऊपर क्वाड की बाकी की कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर प्रेशर लगाया कि रशिया के खिलाफ वोट करो, पर इंडिया ने एक ना मानी और न्यूट्रल स्टैंस रखा, जिसके लिए रशिया ने इंडिया को थैंक्स भी कहा है। यहां तक कि क्वाड की मीटिंग में भी जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी और इंडिया के ऊपर भी प्रेशर लगाया कि आप भी रशिया के ऊपर कोई जॉइंट स्टेटमेंट रशिया के अगेंस्ट में निकालें। बट अगेन इंडिया ने वो प्रेशर इग्नोर करते हुए रशिया के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं करी। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो सब मिलकर रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रही हैं, रशिया के खिलाफ वोटिंग कर रही हैं हर जगह। रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा चुकी हैं, लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया रशिया के अगेंस्ट, और मेरे ख्याल से देंगे भी नहीं। और ये न्यूज़ तो आप लोगों ने भी सुनी होगी कि यूएसए ने रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। उन सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल परचेज किया है रशिया से। और कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इंडिया भी 15 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और परचेज करेगा रशिया से। इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं करता अगर यूएसए ईरान से सैंक्शंस हटा देता। और यूएसए ने ईरान और वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाए रखा, ऊपर से रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिया। तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो पीक पे पहुंच गया, मतलब बहुत ही हाई रेट हो गया। तो इंडिया ने भी सोचा कि भाड़ में जाए यूएसए का सैंक्शन, हमें अपनी देश की इकोनॉमी को भी हैंडल करना है। तो देखा जाए तो हम अपनी इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन रशिया के नज़र में हम यूएसए के सैंक्शंस को इग्नोर करके रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो इससे कुछ प्रभाव तो पड़ा इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।